नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं और आज करंट अफेयर के इस श्रृंखला में हमारी क्लास नंबर 8 है और टॉपिक वाइज कंटेंट में घटना सा सीरीज में बहुत ही बेहतरीन क्लास आर यूपीपीएससी 2024 के लिए। ठीक है, तो देखिए क्लास नंबर 8 में हम लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो देखते हैं कौन कौन से प्रमुख टॉपिक हैं। तो देखिए पहला क्या है, तो देखिए क्या है पहला, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 संसद में पारित हो गया है। कौन सा विधेयक है? केंद्रीय विश्वविद्यालय का है। ठीक है, क्या है इसमें देखते हैं। तो राज्यसभा ने इसको पास किया है 14 दिसंबर को और लोकसभा ने पास किया है 4 दिसंबर को। जाहिर सी बात है दोनों लोग पास करेंगे तभी जाके विधेयक कानून बनेगा। ठीक है, तो भाई क्या इसमें इस विधेयक का उद्देश्य जनजातीय कला संस्कृति और रीति रिवाजों के साथ साथ तकनीकी सुधार में शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं देना है। ठीक है, इस विधेयक में है क्या कि तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है, विशेष तेलंगाना में। उसका नाम क्या रखा गया है? समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। यह मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं को अवसर प्रदान करेगा। जाहिर सी बात है ये एसटी के लिए, क्योंकि ट्राइबल है और ट्राइबल यूनिवर्सिटी है तो एसटी के लिए ज़्यादातर है। ठीक, शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है कि विश्वविद्यालय भारत के जनजातीय समुदाय से संबंधित मामलों पर शोध का केंद्र होगा, ऐसा उन्होंने बताया है। धर्मेंद्र प्रधान का स्टेटमेंट है। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च शिक्षा संसाधनों में ड्रॉप आउट पर भी बात की है। ड्रॉप आउट, उन्होंने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में ड्रॉप आउट करने वाले का विश्लेषण है तो ऐसा है कि जो जनरल है 1.53% है, ओबीसी 1.51% है, एससी जो है 1.47% है और एसटी जो है 1.29% है। इन्होंने ड्रॉप आउट किया है, स्कूल छोड़ने में इनका परसेंटेज है पिछले 5 वर्षों में। ठीक, तो ये हमारा प्रमुख क्या है, विश्वविद्यालय में अपने को इतना याद करना है, तेलंगाना में जो यूनिवर्सिटी बनी उसका नाम क्या रखा जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। तो अगला देखेंगे, नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग 2023 जारी हुई है। अब इसमें क्या है कि नीति आयोग का है, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें डेल्टा रैंकिंग में क्या है, नीति आयोग द्वारा देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों मतलब जो ब्लॉक हैं सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले, तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि आकांक्षी ब्लॉकों जिलों की उपलब्धियों पर आधारित डेल्टा रैंकिंग 7 दिसंबर 2023 को जारी की गई है। पहली चीज़ इसमें है क्या, एपीबी एम्परेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में त्रियानी कुमुरन भीम ब्लॉक के नीति आयोग द्वारा घोषित पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यही है कि नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग 2023 जारी हुई है, इसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में तिरियानी कुमुरन भीम ब्लॉक, कौन से ब्लॉक? तिरियानी कुमुरन भीम ब्लॉक ने पहला रैंक जारी किया है। ठीक, पहला स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में जून 2023 के महीने में देश भर में ब्लॉकों द्वारा प्राप्त किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रगति को दर्शाया गया है। अब दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे कौन है? आप अच्छे से ध्यान दो। दूसरे नंबर पे आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी प्रयागराज के पास है, तो वो आपका दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे तेलंगाना, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौशाम्बी। नीति आयोग की इस डेल्टा रैंकिंग में देश भर के 329 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों को शामिल किया गया है। ये डेटा नहीं पढ़ना है, पहला दूसरा याद रखना है। एपीबी के अलावा आयोग ने अक्टूबर 2023 के लिए अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम एडीपी रैंकिंग की भी घोषणा की है, मतलब एडीपी भी घोषणा हुई है। अभी तक क्या था? एबीपी, अब है एडीपी। ठीक, अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या है कि इस पहल में उड़ीसा के उड़ीसा का रायगढ़ा जिला और बिहार का जमुई जिले ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मतलब पहले नंबर पे एडीपी में कौन है? तो रायगढ़ा उड़ीसा का है, दूसरे नंबर पे जमुई, ये कहाँ का है? तो ये आपका बिहार का है। ठीक, विषयगत और समग्र श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक जिलों को वर्चुअल कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। वर्चुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको सम्मानित किया गया है। ज़्यादा जो पहला दूसरा वो तो ठीक है, लेकिन जो कई श्रेणियां हैं उनको क्या किया गया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मानित किया गया है।
कार्यक्रम के दौरान एक अनोखी पहल का अनावरण किया गया, जहां एबीपी और एडीपी के शीर्ष रैंकर्स को नीति आयोग में वॉल ऑफ फेम पर प्रदर्शित किया जाएगा। वॉल ऑफ फेम आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों द्वारा अपने संकेतकों में सुधार करने और उल्लेखनीय प्रगति हासिल करने के लिए किए गए प्रयासों और परियोजनाओं के लिए एक प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करेगा। मतलब एक सर्टिफिकेट के रूप में कार्य करेगा ये चीज़ें। एडीपी और एबीपी, ये अच्छे से याद करना है रैंकर्स कौन कौन है। भौगोलिक दृष्टि से ब्लॉकों को छह जोन में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन या क्षेत्र से 2 ब्लॉकों को रैंकिंग दी गई है। अब आपको जोन वाइज नहीं पढ़ना है, केवल उतना ही ध्यान रखना है कौन कौन है। क्लियर। अब अगला टॉपिक है केन्या के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। मतलब केन्या के राष्ट्रपति कौन है? विलियम सामोई रूटो। विलियम सामोई रूटो नाम है। वो क्या है कि भारत की यात्रा पर आए हैं। कब आए हैं देखो, 4 से 6 दिसंबर 2023 को भारत की यात्रा पर थे। 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में उनके औपचारिक स्वागत के बाद मोदी जी और केन्या के राष्ट्रपति रूटो के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। दिल्ली में हैदराबाद हाउस, याद रखना दिल्ली में क्या है, हैदराबाद हाउस स्थित है, तो वहीं पर बातचीत हुई है। तो पीएम मोदी ने कहा है कि केन्या को उसके कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए भारत 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान करेगा। मतलब केन्या कहाँ है? अफ्रीका में है, और वहाँ पर जो कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है उसके लिए भारत 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर केन्या को प्रदान करेगा ऋण के तौर पर। ठीक। भारत ने अपनी विदेश नीति में हमेशा अफ्रीकी देशों को उच्च प्राथमिकता दी है, सबको पता है। अब पिछले लगभग 1 दशक में मिशन मोड पर महाद्वीप के साथ अपने समग्र संबंधों का विस्तार किया है। दोनों देश 2023 में राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारे संबंधों का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। मुंबई और बोम्बासा को आपस में जोड़ता हुआ विशाल हिंद महासागर हमारे प्राचीन संबंधों का साक्षी रहा है। मतलब अफ्रीका का जो पूर्वी क्षेत्र है वो भी हिंद महासागर है, और भारत के नीचे क्या है वो भी हिंद महासागर। तो महासागरों से भारत और अफ्रीका जुड़ रहा है इसी क्रम में। केन्या के राष्ट्रपति रूटो ने आतंकवाद को भारत और केन्या के लिए एक बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा है कि भारत और केन्या के रक्षा बल आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए अनुभव, ज्ञान और खुफिया जानकारी साझा करते हुए काम करेंगे। ठीक है। और क्या कहा है? भारत केन्या के लिए बेहद उपयोगी रहा है। मतलब भारत जो है केन्या के लिए बेहद उपयोगी रहा है, खासकर समुद्री क्षेत्र में। हिंद महासागर चूंकि लग रहा है इस वजह से। केन्या से संबंधित और प्रासंगिक संसाधनों के अनुसंधान और दस्तावेजीकरण में भारत के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। ऐसा स्टेटमेंट किसका है? तो केन्या के राष्ट्रपति का है, रूटो। ठीक। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, केन्या यूपीआई के प्रोग्राम के लिए भी तैयार है। मतलब जो यूपीआई प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ऑनलाइन डिजिटलीकरण, ऑनलाइन पेमेंट का यूपीआई, वो केन्या क्या है? एक्सेप्टेड कर रहा है। ठीक, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आरबीआई ने जिन 22 देशों में स्पेशल रुपए वोस्त्रो खाते खोलने की मंजूरी दी है उसमें केन्या भी शामिल है। मतलब आरबीआई ने क्या कहा था कि भैया 22 देशों में हम स्पेशल वोस्त्रो खाते खोलेंगे, उसमें क्या है? केन्या भी एक है। ठीक। अब ये वोस्त्रो खाता क्या है? वोस्त्रो खाता ऐसा खाता है जिसमें घरेलू बैंक किसी दूसरे देश में विदेशी बैंक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन इसमें घरेलू बैंक का मुद्रा या करेंसी होती है। मतलब जो करेंसी होगी वो देसी होगी, मतलब घर की होगी, लेकिन वो काम कैसे करेगा? विदेशी बैंक के रूप में कार्य करेगा। घरेलू बैंक इसका उपयोग अपने उन ग्राहकों को इंटरनेशनल बैंकिंग सेवा प्रदान करता है जो बातचीत के दौरान, मतलब जो ऐसा खाता है, और ये काम किसके लिए करेगा? जो विदेश में रहते हैं लोग, है ना, इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस देने के लिए करते हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस। ठीक। तो वोस्त्रो खाता क्या है? बहुत अच्छे से याद रखना। आगे देखेंगे, बातचीत के दौरान भारत केन्या के बीच विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वो 5 समझौते जैसे, अब देखिए, अफ्रीकी संघ के G20 में शामिल होने के बाद केन्याई राष्ट्रपति के भारत दौरे पर पीएम मोदी ने खुशी जताते हुए कहा कि रूटो की यात्रा से केन्या और अफ्रीकी संघ के साथ भारत के संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। सिंपल सी बात है। अब अपने को जो समझौते हैं क्या क्या हुए हैं उनको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु जो है। तो देखो पहला क्या है? खेलों में दोनों देशों के बीच सहयोग। दूसरा, डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को सहज करने के क्षेत्र में सहयोग, मतलब डिजिटल यूपीआई पेमेंट वाला।
उसके बाद 2023 से 27 के दौरान दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक विनियमन कार्यक्रम भारतीय मानक ब्यूरो BIS और केनियाई मानक ब्यूरो KEBS के बीच समझौता, मतलब जो मानक ब्यूरो है उनके बीच भी समझौता हुआ है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और केनिया मुक्त विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। तो ये कुछ प्रमुख समझौते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और केनिया मुक्त विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो भारत और केनिया के बीच समझौते हुए हैं, 5 पॉइंट हैं, इनको अच्छे से याद रखना है। अब अगला देखेंगे क्या है, गुजरात सरकार। अब देखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, गुजरात सरकार ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब है क्या ये घोल मछली? अहमदाबाद में 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्य दिवस, तो विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। इस अवसर पर घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात की राज्य मछली कौन है? घोल मछली। याद रखना, घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया है किसने? मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। घोल मछली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली में से एक है। सुनहरे भूरे रंग वाली इस मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनोबिया डायकैंथस। ठीक है ना? तो ये एग्जाम में आ सकता है कि भूरे रंग वाली जो मछली अभी हाल ही में बनाई गई है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोटोनोबिया डायकैंथस। ठीक है ना? उसे सोने दिल वाली मछली भी कहा जाता है। ठीक, अब ये होती कहाँ है मछली? तो ये मछली गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में पाई जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। घोल मछली का उपयोग कहाँ होता है? तो बियर और वाइन बनाने में। इंपॉर्टेंट है, बियर बनाने में या वाइन बनाने में आपका घोल मछली का उपयोग किया जाता है। जो ब्रांडेड बियर होती है, वाइन होती है, मैंने पी नहीं है लेकिन बता रहा हूँ। इसके लिए ईयर ब्लैडर का उपयोग फार्मास्यूटिकल में किया जाता है। फार्मास्यूटिकल मतलब जो मेडिकल प्रोसेस है उसके तहत इसका उपयोग किया जाता है फार्मा में, और उसके बाद इसको अलग अलग कार्य में लिया जाता है, बियर बनाने में, वाइन बनाने में या किसी प्रोडक्शन में। घोल मछली का मांस और एयर ब्लैडर अलग अलग बेचे जाते हैं। एयर ब्लैडर मुंबई से निर्यात किया जाता है और इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। ये आपको बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? इससे क्या बनाया जाता है, कहाँ पाई जाती है, किसने बनाया है? गुजरात ने बनाया है। बस इतना पॉइंट याद करना है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा लॉन्च है। तो भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक नाव लॉन्च की गई है। इसके बारे में जानना जरूरी है। कौन सी है देखते हैं। तो देखो, पर्यावरण के अनुकूल समुद्री परिवहन के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक मतलब सूर्य से चलने वाली नाव। ठीक है, सूर्य से क्या है, बिजली बनेगी, उससे चलेगी नाव, बाराकुडा को 13 दिसंबर 2023 को केरल के अलापुझा में अरूर के पास स्थित निवॉल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक नावों के यार्ड में लॉन्च किया गया। मतलब केरल में लॉन्च हुई है। सिंपल सी बात यह है। इसका नाम तेज, लंबी मछली और बाराकुडा के नाम पर रखा गया है। इसका जो नेवल्ट द्वारा, मतलब नेवल्ट एक कंपनी है, उसके द्वारा इसका डिजाइन तैयार हुआ है। 12 यात्रियों कार्गो को ले जा सकती है ये। इसमें वर्क बोर्ड के रूप में अस्थिर समुद्र में भी तैनात किया जा सकता है। 14 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा जहाज और 12.5 समुद्री मील मतलब नॉटिकल मील की तेज गति। अब ये 12.5 को कन्वर्ट करेंगे तो 23 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ये चल सकती है, एक बार चार्ज होने पर 7 घंटे। क्लियर? इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये पढ़ना है कि जहाज का निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है, यहां से उद्योग से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि इस नाव का जो निर्माण किया गया है किसके द्वारा? मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जो मुंबई डॉक पर पर्यावरण अनुकूल जहाज पेश करेगा। निवॉल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक बोट्स देश की प्रमुख समुद्री तकनीकी कंपनी है जो सौर इलेक्ट्रिक जहाजों के निर्माण और समुद्री क्षेत्र को डीकार्बोनाइजिंग बनाने की दक्षता रखता है। बर्लिंग स्टार्टअप एनर्जी ट्रांजिशन अवार्ड 2023 में मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट श्रेणी में विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये चीजें याद रखनी है। क्लियर है? अगला देखेंगे। अगला क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य जिसे एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग मिले हैं। जीआई टैग मिले हैं वो भी कितने? 18 जीआई टैग मिले हैं, वो भी एक दिन में, ओनली 1 डे। किसे? उत्तराखंड में। ठीक है ना? तो 4 दिसंबर 2023 को
उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे 18 जीआई टैग एक साथ प्राप्त हुए हैं। 27 उत्पादों के जीआई टैग मिल चुका है अब तक कुल, ठीक है ना। कहाँ पर? प्रदेश में, मतलब उत्तराखंड में अब तक केवल 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, 18 हाल ही में मिले हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन उत्पादों के लिए जीआई प्रमाण पत्र का वितरण किया है। उत्तराखंड के जीआई टैग प्राप्त प्रमुख उत्पाद कौन से हैं? अब उत्पाद से इंपॉर्टेंट बनते हैं, है ना, उत्पाद से तो क्वेश्चन बनेंगे, तो उत्पाद जानना जरूरी है हमारे लिए। तो देखिए, उत्पाद में अगर हम लोग देखें तो अगर आपको ये दिख रहा हो, ठीक, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्या है? बेरी नाग चाय, ध्यान देना है, बेरी नाग चाय पहले नंबर क्या है? बेरी नाग चाय। तो यह है क्या? इस चाय की लंदन के चाय घरों और चाय ब्लेंडरों में अत्यधिक मांग है, मतलब लंदन में अत्यधिक मांग है बेरी नाग की। और आपको पता होगा बेरी नाग जो झील है बेरी नाग, वो भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। इस चाय को हिमालय में जंगली रूप में उगाने वाले एक पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है, जिसे बाद में एक ठोस द्रव्यमान में संपीड़ित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। दूसरा जीआई टैग है बिच्छू या बिछुआ बूटी कपड़ा। यह हिमालयन नेटल फाइबर से बना बिच्छू या बिछुआ बूटी कपड़ा है। हिमालयन या बिछुआ पौधे के रेशे खोखले होते हैं, उनमें हवा को अंदर जमा करने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे प्राकृतिक इंसुलेशन बना रहता है। इंसुलेशन मतलब प्राकृतिक वेंटिलेशन, हवा का आदान प्रदान बना रहता है। यह कपड़ा सर्दियों और गर्मियों दोनों मौसम के लिए उपयुक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिच्छू या बिछुआ बूटी कपड़ा कहाँ का जीआई टैग मिला है? उत्तराखंड का। क्लियर। तीसरा देखो, तीसरा है मंडुआ। तीसरा क्या है? मंडुआ। मंडुआ क्या है? ये उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं में उगाया जाने वाला बाजरा है। याद है ना, बाजरे की फसल है क्या? मंडुआ, जो राज्य में कई हिस्सों में मुख्य आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। चौथा इंगोरा, ये क्या है? उत्तराखंड में हिमालय के वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाया जाने वाला घरेलू बाजरा, ये भी बाजरा है। गहत, उत्तराखंड के शुष्क क्षेत्रों में उगने वाला दाल, दाल का प्रकार है। बाजरा दाल अच्छे से याद रखना है, ठीक। लाल चावल, ठीक है ना, लाल चावल भी कहाँ का? उत्तराखंड का। उसके बाद काला भट्ट, काला भट्ट काला सोयाबीन, ठीक है ना, भट्ट मतलब सोयाबीन, काला सोयाबीन, जिसे क्या कहा जाता है? ग्लाइसिन मैक्स। याद रखना ग्लाइसिन मैक्स, ये सारे नाम आपसे आरओ वाले में पूछे जाने हैं, ध्यान देना। ग्लाइसिन मैक्स किसका है? किसको कहते हैं? काला सोयाबीन को। जीआई टैग मिला है उत्तराखंड में, ठीक। उसके बाद माल्टा फल। माल्टा फल क्या है? ये एक संतरे जैसा दिखने वाला गहरे नारंगी और लाल रंग का स्वादिष्ट फल है, जिसकी खेती उत्तराखंड की पहाड़ियों में की जाती है। ब्रिटिश शासन में क्या है कि ब्रिटिश शासन के समय इसे माल्टीज ऑरेंज के रूप में जाना जाता था। नवा क्या है? रामदाना, चौलाई। यह उपवास व्रत के समय प्रयोग किए जाने वाला अनाज है, जिसमें आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। देखना, व्रत में उपयोग किया जाने वाला अनाज क्या है? रामदाना। बुरांस का रस, इसे रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम के लाल फूलों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। ये पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है। बुरांस का रस। पहाड़ी तूर दाल, तूर दाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैविक रूप से उगाई जाती है उत्तराखंड में। ये दाल में पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज, विटामिन सी, है ना, ये सारे होते हैं। आयुर्वेद में इस दाल का उपयोग रक्त स्राव को रोकने, घाव को ठीक करने के लिए किया जाता था। अगला क्या है? बार बार लिखाई या लकड़ी की नक्काशी, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में ये होती है, अब ये लुप्त हो रही है, ठीक है ना, इसे भी जीआई टैग मिला है। नैनीताल मोमबत्ती, मोमबत्ती इंपॉर्टेंट है, नैनीताल की मोमबत्ती को जीआई टैग मिला है। ये मोमबत्ती उत्तराखंड के नैनीताल में बनाई जाती है। उसके बाद रंग वाली पिछौड़ा, ये कुमायूं जिले में क्या है? ओढ़नी है, ठीक है ना, ओढ़नी, पिछौड़ा ओढ़नी, ठीक, जिसे विवाहित महिलाएं मांगलिक अवसरों पर पहनती हैं, ठीक है ना, मांगलिक अवसरों पर। यह गहरे पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है, महिलाएं पहनती हैं। एक ओढ़ने वाला कपड़ा होता है पिछौड़ा, रंग वाली पिछौड़ा, ठीक। लीची, उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में एक लीची है, उसको भी जीआई टैग मिला है। आड़ू, आड़ू क्या है? नैनीताल जिले में रामगढ़ घाटी में उत्पादन किया जाता है। गुलाबी धब्बों वाला रसीले फलों में से एक है, याद रखना, गुलाबी धब्बे होते हैं और रसीला फल होता है एक आड़ू, ठीक। रम्माण या रामन मुखौटे, तो एक नृत्य शैली है, उत्तराखंड के चमोली जिले में रम्माण उत्सव के समय प्रस्तुत किया जाता है, इसे भी जीआई टैग मिला है। 18वां अल्मोड़ा लाखीरो मिर्च,
यह एक पीले रंग की मिर्च है, याद रखना मिर्च है, एक मिर्च है जिसका उत्पादन अल्मोड़ा के लाखौरी घाटी में किया जाता है। इसी वजह से नाम क्या है, लाखौरी मिर्च, क्योंकि लाखौरी घाटी में उगाई जा रही है, इसे लाखौरी मिर्च। जीआई टैग किसी कृषि, प्राकृतिक अथवा विनिर्मित उत्पाद को प्रदान किया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है या जिसे किसी निश्चित क्षेत्र में ही उगाया निर्मित किया जाता है। मतलब जीआई टैग ऐसी किसी को नहीं मिल जाता, उस पर्टिकुलर जगह में वो क्षेत्र होनी चाहिए और बाकी कहीं नहीं होनी चाहिए, तब हम उस जगह को या उस वस्तु को उस जगह का जीआई टैग हम देंगे, ऐसा। उसके बाद देखो, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सी बकथॉर्न, याद रखना सी बकथॉर्न को मिला जीआई टैग, मतलब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सी बकथॉर्न को जीआई टैग मिला है। ठीक है, ठीक है ना, ये याद रखना। आगे देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्या है। अब जो सी बकथॉर्न है यह है क्या, तो सी बकथॉर्न को वंडर प्लांट, लद्दाख गोल्ड, गोल्डन बुश या ठंडे रेगिस्तानों की सोने की खान के नाम से जाना जाता है। ये केंद्र शासित प्रदेश का चौथा जीआई टैग है, लद्दाख का चौथा जीआई टैग है। इससे पहले क्या है, लद्दाख का पश्मीना, खुबानी और लद्दाखी लकड़ी को लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। और अब लद्दाख के सी बकथॉर्न को जीआई टैग मिला है, तो लद्दाख के टोटल 4 जीआई टैग हैं। सी बकथॉर्न का 90% उत्पादन भारत के लद्दाख में ही होता है, कारगिल क्षेत्र में। ठीक है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आगे नहीं है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, अब आगे देखा जाए, आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भैया दिव्यांगों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। उच्च तकनीक किसके लिए, दिव्यांगजनों के लिए। देश का पहला उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी वाले खेल प्रशिक्षण का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2023 को किया, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के नाम पर क्या है, दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण खोला गया है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। उद्घाटन किसने किया, पीएम मोदी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से है थोड़ा सा कि दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र में देश भर के दिव्यांगजन अभ्यास और प्रशिक्षण ले सकेंगे। मतलब जितने भी देश भर के दिव्यांग हैं वो यहाँ पर आराम से एडमिशन ले सकेंगे और खेल सकेंगे। ठीक है ना। उसके बाद विकलांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र एक महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र है। ये महत्वपूर्ण पहल सभी के लिए खेल समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। सिंपल सी बात है। आगे देखें, आगे क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो समझ में आएगा। ठीक, देखो दुनिया के पहले, अब दुनिया का पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या हो जाता है कि दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण तेलंगाना में हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या है कि दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण तेलंगाना में क्या है, तो दुनिया का पहला 3D मंदिर तेलंगाना के हैदराबाद स्थित केरल के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में स्थित एक अभूतपूर्व संरचना है, जिसका अनावरण 28 नवंबर 2023 को किया गया था। 3 महीने की 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। मील का पत्थर, याद रखना महत्वपूर्ण तकनीक के मील का पत्थर इसे कहा जा रहा है, और 3 महीने में तैयार हुआ है। मंदिर का निर्माण हैदराबाद की अप्सूजा इंफ्राटेक ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रदाता सिपली फोर्स क्रिएशंस के सहयोग से किया गया है। ये नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लेना विशेष रूप से। ठीक है ना, यहाँ से थोड़ा सा आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस है। विशेष रूप से मंदिर में 3 गर्भगृह हैं और 3 गोपुरम शिखर है। गोपुरम क्या होता है, गोपुरम दक्षिण भारत की एक विशेष शैली है। मंदिर की 3 शैली होती थी प्राचीन में, ठीक है ना, रथ, मंडप, गोपुरम। तो गोपुरम क्या होता है कि विशाल जो दरवाजे होते हैं उनको गोपुरम कहा जाता है। तो प्रत्येक एक अलग देवता को समर्पित है। 3 गर्भगृह, 3 गोपुरम, और हर गोपुरम जो है प्रत्येक अलग अलग देवता को समर्पित है। इन गर्भगृहों में महान भगवान गणेश को समर्पित एक मोदक, भगवान शंकर को समर्पित एक चौकोर शिवालय और देवी पार्वती के लिए एक कमल के आकार का मंदिर शामिल है। ठीक है, अब इन पवित्र स्थानों को स्थानीय रूप से विकसित सामग्रियों और सॉफ्टवेयर के साथ साथ एक इन हाउस सिस्टम का उपयोग करके सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है। गर्भगृह 3D प्रिंटिंग तकनीक की सरलता को प्रदर्शित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और
पारंपरिक भवन तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया है। ठीक, खंभे, स्लैब, फर्श, ये सब पारंपरिक तरीके से बना है। ठीक, उसके बाद देखो, राज्य के हर जिले में हॉलमार्किंग केंद्र की स्थापना करने वाला केरल देश का पहला राज्य बना। बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य के हर जिले में हॉलमार्किंग केंद्र। तो याद रखना, ऐसा कौन सा भारत का राज्य बन चुका है जिसमें हर जिले में हॉलमार्किंग केंद्र की स्थापना की गई है? तो केरल। ठीक है क्या? तो अक्टूबर 2023 में इडुक्की में हॉलमार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ ही केरल भारत का पहला राज्य बन गया जहां 14 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र सबसे ज्यादा। ठीक, तो है क्या हॉलमार्किंग? तो भैया अगर सोना खरीदोगे तो सोना में हॉलमार्किंग होगी, तो इसका मतलब है कि एक प्रमाण है कि वो क्या है, वो एक अच्छा है। ठीक है ना? हॉलमार्किंग किसके लिए होती है? तो सोने की शुद्धता जांच के लिए भी होती है कि भैया अगर सोने में हॉलमार्किंग लगी है इसका मतलब हम सर्टिफाइड हैं, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है ना? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है वनडे एग्जाम में, हॉलमार्किंग क्या होती है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला, सबसे अधिक स्थापित करने वाला राज्य कौन बन गया? केरल बन गया। क्लियर है? आगे देखेंगे क्या कह रहा है। पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना। अब पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर, क्या नाम है? कोस्टा सिरेना। है क्या ये? 3 नवंबर 2023 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महाराष्ट्र के मुंबई में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना के घरेलू परिचालन का शुभारंभ किया। कोस्टा क्रूज इटली कार्निवल कॉरपोरेशन का हिस्सा है, इटली का हिस्सा है। तो याद रखना, किस देश का हिस्सा है? इटली का हिस्सा है, जो प्रतिष्ठित क्रूज ब्रांडों के साथ दुनिया के सबसे बड़े क्रूजिंग समूहों में से एक है। ठीक है, तो मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित वैश्विक समुद्री सम्मेलन के दौरान 2047 तक 5 करोड़ क्रूज यात्रियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य आपसे हर बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 करोड़ क्रूज यात्रियों का लक्ष्य कब तक निर्धारित है? 2047 तक। ठीक, सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रथाओं के अनुरूप सुसंगत क्रूज पर्यटन नीति शुरू करने की भी योजना बना रही है। तो आपको इतना याद रखना है, कौन सी क्रूज है, क्या नाम है, किस देश से संबंधित है? इटली से है। ठीक है ना? तो 5 करोड़ क्रूज यात्रियों का लक्ष्य कब से रखा गया है? तो 2047 से रखा गया है। तो यहाँ पे जो आपके प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, किसके फैक्ट थे? करंट अफेयर के। तो क्लास नंबर 8 आज हम लोगों की थी, बहुत अच्छी हुई। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे हम लोग इसी तरह जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे अगली क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते ना अगर ना किए हो तो। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।